वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 21 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल कल्चर फंड के बारे में है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को इस फंड के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फंड है, ये काफ़ी पहले से बनाया हुआ फंड है जिसका इस्तेमाल भारत में जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। जानते हैं इस फंड के बारे में। इसे एक ट्रस्ट के रूप में 1996 में स्टैब्लिश किया गया। इसके लिए जो कानून इस्तेमाल किया गया वो उससे भी पुराना था, दैट इज चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1890। तो 1996 में ये फंड बनाया गया और कानून 1890 का इस्तेमाल किया गया, यानी कि 100 साल पहले का कानून। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके माध्यम से जो कल्चर और हेरिटेज के फील्ड में कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें प्राइवेट एंटिटीज शामिल हैं, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज लाइक एनजीओज, इन सभी लोगों को हम एक साथ लेकर आएँ, कोशिश करें कि जो भी हमारी हेरिटेज है हम उसे रिस्टोर करें, कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और उसको डेवलप करने में हेल्प करें। जो इंडिया का रिच नेचुरल टेंजिबल या इनटेंजिबल हेरिटेज है हम उसे बचाएं। उसके लिए जो भी पैसे खर्च होंगे वो इस फंड से इस्तेमाल किए जाएंगे। इस फंड का काम कैसे होगा, मतलब कैसे ये फंड फंक्शन करता है। देखिए, इसे एडमिनिस्टर और अप्लाई करने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें कई सारे काम किए जाते हैं। पहला काम तो ये होगा कि हम इसके माध्यम से जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं या ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी जो प्रोटेक्टेड नहीं हैं, उन्हें कंजर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। दूसरा ये है कि हम एक कैडर ऑफ स्पेशलिस्ट तैयार करेंगे या कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर उनको ट्रेन करेंगे जो ये पूरा काम कर सकें। तीसरा, हम इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि जो भी हमारा कल्चरल एक्सप्रेशन है, डांस है, म्यूजिक है, थिएटर है, कोई भी और आर्ट फॉर्म है, हम उसे डॉक्यूमेंट कर सकें ताकि वो अपनी रिलेवेंस को खो ना दे। क्या स्ट्रक्चर है इस फंड को मैनेज करने का? इसके लिए एक होगी गवर्निंग काउंसिल और एक होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो जो काउंसिल होगी इसे चेयर किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी उसे चेयर करेंगे सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के होंगे। ये मैकेनिज्म हो गया। वर्किंग की बात करें तो इसे काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जैसे कि इस फंड में वो लोग भी पैसे डाल सकते हैं जो चैरिटेबल पर्पज से डोनेट करना चाहते हैं, या कोई स्पॉन्सर्स हैं जो किसी मॉन्यूमेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि उसे प्रिजर्व कर लिया जाए। तो डोनर्स या स्पॉन्सर्स को इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि मैं ये जो पैसे दे रहा हूँ इसके ज़रिए आप इस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करिए या इसको मेंटेन करिए। आप ये भी कह सकते हैं कि जो पैसे मैं दे रहा हूँ उसके ज़रिए आप इस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करवा रहे हैं, इसके लिए आप इस एजेंसी का इस्तेमाल करिए। मतलब आपका पैसा तो आप डिक्टेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ खर्च किया जाए और किस एजेंसी के द्वारा खर्च किया जाए, किस लोकेशन पे खर्च किया जाए। अगर आप कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डोनेट कर रहे हैं तो फिर उसके एग्जीक्यूशन के संबंध में आपका से होगा। तो इससे जो भी डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो इंसेंटिवाइज होते हैं क्योंकि वो टारगेटेड तरीके से, किसी को कोई मॉन्यूमेंट दिख गया जर्जर हालत में, वो चाहता है कि चलो इसको हम बेहतर करवा देते हैं, तो वो इस फंड में पैसे डाल के वो काम करवा सकता है। तो आपने इस फंड के बारे में समझ ही लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया है इन रूल्स को 2022 में। समझिए बात को, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जा रही है। आप एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप जो अपने घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बिजली हो जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई गई हो, जैसे कि सोलर पावर या फिर विंड पावर। आप नहीं चाहते कि आप कोयला या फिर किसी भी अनकन्वेंशनल जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनसे जो बिजली बनी है आप उसका इस्तेमाल करें। आप जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनसे बोल सकते हैं कि मुझे आप वो बिजली मत दीजिए जो कोल से बनी हो, आप मुझे वो बिजली दीजिए जो सोलर पावर से बनी हो, जो विंड पावर से बनी हो। यहाँ पे आप ओपन एक्सेस चाहते हैं, किसकी? ग्रीन एनर्जी की। आप डिमांड कर रहे हैं डिस्कॉम कंपनी से कि आप हमें ओपन एक्सेस दीजिए ताकि हम चुन सकें कि हमें कौन सी बिजली चाहिए। नोडल एजेंसी है पोसोको। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया है कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ये सेंट्रल नोडल एजेंसी होगी जो सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम डेवलप करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। कोशिश ये भी की जाएगी कि जो ग्रीन एनर्जी दी जा रही है वो अफोर्डेबल हो, बहुत महंगी ना हो, रिलायबल हो और सस्टेनेबल हो, सभी लोगों को इसकी एक्सेस मिल जाए। ग्रीन ओपन एक्सेस का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप डिमांड कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी की। पहले देखिए, जो कोई भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड करता था उसे कम से कम, वो मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी हो जो कम से कम 1 मेगावाट बिजली कंज्यूम करने वाली हो, तो कंपनीज वगैरह डिमांड करती थी कि हमको ग्रीन एनर्जी दे दीजिए। क्योंकि जब आप ग्रीन एनर्जी की मांग करेंगे तो उसका एक अलग इंफ्रा डिस्कॉम कंपनी को सेटअप करना पड़ेगा, उसमें कुछ खर्चा भी आएगा, कुछ एनर्जी लगेगी, अलग इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिस्कॉम कंपनीज चाहती थी कि जो बड़े एंटिटीज़ हैं वही इसकी डिमांड करें, लेकिन सरकार ने अभी कहा नहीं,
जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं अगर वो भी चाहते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें तो आप क्यों नहीं दोगे भाई। तो 100 किलोवाट भी अगर कोई ग्रीन एनर्जी चाहता है तो आपको देना पड़ेगा, मतलब स्मॉल कंज्यूमर्स भी मांग कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी की। जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे, डिस्कॉम कंपनी से कहेंगे कि हमको दीजिए ग्रीन एनर्जी, उनको देना पड़ेगा। जो ग्रीन एनर्जी का अप्रूवल है आपने डिमांड की तो फिर डिस्कॉम कंपनी को एक्सेस देनी पड़ेगी। ये एक्सेस उन्हें 15 दिन के भीतर देनी पड़ेगी, वो देखें कि वो दे सकते हैं कि नहीं। 15 दिनों के भीतर अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपको एक्सेस मिल गई और आपको वो इंफ्रा मिलेगा जिससे आप ग्रीन एनर्जी अटेन कर सकें। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स अलाउड हैं कि वो वॉलंटरी बेसिस पे ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी कि जो आरपीओ है वो भी एप्लीकेबल होता है कई सारी कंपनीज के लिए। जैसे वो कंपनी जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं उनको ऑब्लिगेट कर दिया जाता है कि आप जो बिजली इस्तेमाल करोगे वो ग्रीन सोर्सेज से होनी चाहिए। यहाँ पर इन रूल्स में हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से बनने वाली जो एनर्जी है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। जो भी कंज्यूमर्स ये ग्रीन एनर्जी यूज़ करेंगे उन्हें मिलेगा ग्रीन सर्टिफिकेट। अगर किसी ने ज़्यादा एक्सेस में एनर्जी प्रोड्यूस की है और वो डिस्कॉम कंपनीज को बेचना चाहता है तो ये ऑब्लिगेटरी होगा डिस्कॉम कंपनीज के लिए कि वो उस बिजली को खरीदे। आपने खूब सारा सोलर पैनल लगाया, आप एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं जितना आपको यूज़ नहीं है, तो आप डिस्कॉम कंपनी से कहेंगे कि आप मुझसे खरीदिए और उनको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में है। यहाँ पे वयो का जो अर्थ है वो वृद्ध लोगों से है और अभ्युदय का मतलब ये है कि आप उनका उत्थान करिए। तो मतलब यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनके उत्थान की ये एक योजना है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में लोकसभा को इस योजना के बारे में इन्फॉर्म किया। क्या है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब साफ है कि जो 100% खर्चा होगा वो केंद्र सरकार ही करेगी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब बिल्कुल साफ है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, उन्हें दे शेल्टर, फूड, मेडिसिन और जो भी केयर उनके लिए रिक्वायर्ड है वो। जब भी कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो एजिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी आ जाती है। इन दैट केस हम उन्हें सपोर्ट दें, वो इक्विपमेंट दें ताकि जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटी है वो उसको काउंटर कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। ध्यान दीजिएगा कि इस अभ्युदय योजना में कई सारी पहले की जो स्कीम्स हैं उनको सबज्यूम कर दिया गया है उनकी सब स्कीम्स के फॉर्म में। टोटल 9 स्कीम्स हैं जो इसके सब स्कीम या कॉम्पोनेंट के तौर पे यहाँ पे लिखी गई हैं। मैं उनके नाम आपके लिए पढ़ूंगा, आप इसे देखिए। पहला है IPSRC यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। दूसरा है स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। तीसरा है RVY राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चौथा है सेक्रेट यानी कि सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी। पांचवा है अग्रसर यानी कि एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सेज है छठा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन्स सिल्वर इकोनॉमी फॉर सीनियर सिटीजन्स। सातवां है एडरलाइन, ये उनके लिए हेल्पलाइन है। आठवां है चैनलाइजिंग CSR फंड, जो CSR फंड आता है उसे एल्डरली केयर के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें। और नवा इनिशिएटिव है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, सीनियर सिटीजन्स को मदद दी जाए इसलिए लोगों को ट्रेन करें। ये हो गया पूरा मामला। एल्डरली पॉपुलेशन की इंडिया में बात करते हैं तो जहां ये पॉपुलेशन 1951 में महज 1.98 करोड़ हुआ करती थी, ये बढ़कर 2001 में 7.6 करोड़ हो गई और 2011 में ये 10.38 करोड़ हो गई। 2001 में 7.6 और 2011 में 10.38 और ये पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोल प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने हाल ही में लोकसभा को गोल प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्म किया। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मेटा। मेटा आपको पता है फेसबुक का नया नाम है। इसके माध्यम से जो ट्राइबल यंगस्टर्स हैं और जो वुमेन हैं उन्हें एम्पावर किया जा रहा है कि वो डिजिटली ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। मेंटोर एंड मेंटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि कोई एक होगा जो उनको सिखाएगा। मेटा जो फेसबुक इंडिया है वही इसे पूरी तरीके से फंड कर रहा है। इसका पहला फेज चला था मई 2020 में और कंप्लीट हुआ दिसंबर 2021 में। पहले फेज में उन्हें कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल के बारे में बताया गया, इनेबल किया गया कि वो डिजिटल प्रेजेंस बनाएं, फेसबुक पे अपनी आईडी बना लें और भी जो डिजिटल मीडियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचें। लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाई गई। जो दूसरा फेज़ है वो जून 2022 में शुरू हुआ। यहाँ पे जो ट्राइबल यंगस्टर्स हैं उन्हें डिजिटली अपस्किल किया जाएगा। स्पेशल फोकस रहेगा कि जो 50,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके 10 लाख मेंबर्स को डिजिटलाइज किया जाए। ये वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उन्हें डिजिटल प्रेजेंस देने में मदद करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्म होल्स के बारे में है। इस संबंध में एक आर्टिकल आया था, इसी रेफरेंस में ये आर्टिकल यहाँ पर हमारे सामने है। जो वर्म होल की थियरी है ये मान लेती है कि एक थ्योरेटिकल पैसेज है जिसके माध्यम से आप स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं और ये एक शॉर्टकट की तरह वर्क करता है जिसमें आप यूनिवर्स में एक बहुत ही लंबी जर्नी को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, इवन लाइट की स्पीड से भी तेजी से। वर्म होल्स क्या होते हैं? आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर आप मार्वल की मूवी देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को घुमाते हैं और एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है।
वो उसमें एंटर करते हैं और वो किसी और स्पेस में पहुंच जाते हैं, किसी और लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ये मूवी अगर आपने देखी है तो ये इंसिडेंट बहुत ही आम है इस मूवी में। वर्म होल्स देखिए, ये एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है, अभी तक इसको लेकर हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम वर्म होल्स का जिक्र 1916 में किया गया, इनकी थ्योरी डेवलप की गई, हालांकि तब इसे ऑब्वियसली वर्म होल नहीं कहा जाता था। ब्लैक होल्स की तरह ही आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में भी इसे प्रेडिक्ट किया गया, वर्म होल्स को भी प्रेडिक्ट किया गया, लेकिन अभी तक उनके बारे में हमें कुछ खास समझ में नहीं आया है। हालांकि ब्लैक होल्स की तो हमने पिक्चर्स भी ले ली। 1916 में फॉर द फर्स्ट टाइम लुडविग फ्लैम ने इसे डिस्कवर किया कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थियोरेटिकली ये एग्जिस्ट करते हैं, इसकी बात की गई 1916 में। लुडविग फ्लैम ने 1916 में दी गई अपनी थियरी में व्हाइट होल का जिक्र किया, जो ब्लैक होल का रिवर्सल है, यानी कि उल्टा है। ध्यान दीजिएगा कि पहले माना जाता था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक बहुत ही सख्त शीट की तरह है, इसी पर स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं। अगर इन्हें हटा भी दिया जाए तो यूनिवर्स की इस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइंस्टीन ने अपनी थियरी में इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है वो एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह है, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या घटनाएं हैं वो इस शीट पे जो मटेरियल है, जिसे हम ब्लैक मैटर कहते हैं, उस पर प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम अर्थ को रख देते हैं तो ये इस टाइम स्पेस में एक बेंड क्रिएट कर देगा, और ये जो बेंड है ये एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करेगा। बाद में 1916 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट भी किया गया। उन्होंने अपनी थियरी में ब्लैक होल्स को भी हाइपोथेसाइज किया, जिसमें कोई भी चीज पास नहीं कर सकती, इवन लाइट भी नहीं, और सारी चीजें एक पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं ब्लैक होल में, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। जब व्हाइट होल का जिक्र किया गया यहाँ पे ब्लैक होल के साथ, तो इसे इसके रिवर्सल के तौर पे देखा गया। ब्लैक होल के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा और जाना होगा। ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है। उसके आसपास जो भी चीज आती है वो उसे अपने आप में समेट ले लेता है। इवन लाइट भी उसको पास नहीं कर सकती, इसीलिए ब्लैक होल को हम नहीं देख पाते, बल्कि उसके आसपास जो लाइट उसके भीतर जा रही होती है उसी के स्ट्रक्चर से हम ब्लैक होल को समझ पाते हैं। व्हाइट होल को ब्लैक होल का उल्टा कहा गया, मतलब ब्लैक होल चीजों को अपनी ओर खींचता है, जबकि व्हाइट होल किसी भी चीज को अपने से बाहर ढकेल देता है। जब ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में कनेक्ट होते हैं तो बीच में उन्हें कनेक्ट करने वाला जो एक ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज वर्म होल्स, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। और जब वर्म होल ब्लैक होल और व्हाइट होल को कनेक्ट कर देता है तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और स्पेस में बहुत दूरी तय कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे वर्क करता है कि यहां पर आपने देखा कि ये जो पूरा स्पेस है ये एक शीट की तरह नहीं है, बल्कि ये बेंड है, और ये जो बेंड है इसमें अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है तो हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएं अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तब भी। लेकिन अगर यहां पर एक ब्लैक होल हो जो चीजों को अपनी ओर खींचता हो, और यहां पर एक व्हाइट होल हो, और बीच में ये जो आपको टनल शेप दिख रहा है ये एक वर्म होल है या वर्म होल का थ्रोट है। यहां से जब आप कोई चीज इसमें एंटर करवाते हैं, सपोज करते हैं कोई स्पेसक्राफ्ट, तो ये ब्लैक होल इसे खींच लेता है, जबकि व्हाइट होल जब इसे वर्म होल से होते हुए ये व्हाइट होल के पास जाएगा तो व्हाइट होल इसे वापस से बाहर ढकेल देगा। तो अचानक से ये इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आप कुछ ही समय में पूरी कर लेंगे बाय दिस वर्म होल। तो इससे टाइम ट्रेवल आसान हो जाएगा और स्पेस में लंबी दूरी तय की जा सकेगी। ये महज एक थियरी है, हो सकता है आने वाले समय में इसे सही साबित कर दिया जाए और हम इस तरीके से कुछ टाइम ट्रेवल की घटनाएं जो हैं उन्हें देख भी पाएं। ये तो मामला हो गया वर्म होल्स का। व्हाइट होल के बारे में भी आपको ना पता हो, ब्लैक होल के बारे में आप जानते रहे हो। तो स्पेस टाइम को कनेक्ट करते हैं ये ब्लैक होल एंड व्हाइट होल एक कंडुइट के जरिए, एक नलिका के जरिए। 1935 में आइंस्टीन और एक फिजिसिस्ट नाथन रोजन ने भी इसे एक थ्योरी के रूप में एलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल और व्हाइट होल्स आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे स्पेस टाइम का जो गैप है वो फिल हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक बेंड कर्व में दिखाया। ये ब्रिजेस स्पेस टाइम की दो डिफरेंट लोकेशंस को, दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। इससे टाइम और डिस्टेंस का गैप बहुत कम हो जाता है और टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। इस पूरे शॉर्टकट को आइंस्टीन रोजन ब्रिजेस या फिर वर्म होल कहा गया। हालांकि वर्म होल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, इसे अभी तक एस्ट्रोनॉमिकली प्रूव नहीं किया जा सका है, ये महज थ्योरीज में है। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कही गई ज्यादातर बातें एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वर्म होल्स का होना भी आने वाले समय में हमारे सामने आ जाए। यहां पर एक क्वेश्चन है, दो जाइंट ब्लैक होल्स के मर्जर को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे देखा गया, क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टडी की? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। इसका सही जवाब था बी, हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को इसके जरिए डिटेक्ट किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत में माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में है।
हाल ही में एक पिटीशन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को दिया जा सकता है स्टेट वाइज, यानी कि ये स्टेट डिपेंडेंट है। हो सकता है कि एक कम्युनिटी जो किसी एक राज्य में मेजॉरिटी है वो किसी एक दूसरे राज्य में माइनॉरिटी हो। एवरी पर्सन जो भी इंडिया में रह रहा है वो स्टेट वाइज मेजॉरिटी या माइनॉरिटी माना जाएगा। मराठी बोलने वाले लोग, जैसे भारत में जो माइनॉरिटीज हैं वो दो बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रिलीजियस बेसिस पे। तो मान लीजिए कि मराठी स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन वो किसी अन्य स्टेट में माइनॉरिटी में हो सकते हैं। सिमिलरली कन्नड़ स्पीकिंग लोग कर्नाटका में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन बाकी राज्यों में वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं। तो वो जिन राज्यों में माइनॉरिटी में रह रहे हैं वहां पर आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो भी माइनॉरिटीज को अधिकार मिलते हैं वो उन्हें मिलेंगे। कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं वो किसी स्टेट स्पेसिफिक ही होती हैं और उनके क्लेम्स किसी अन्य जगह पे जहां वो माइनॉरिटी में हैं वो 29 और 30 आर्टिकल के तहत एप्लीकेबल हो जाएंगे। भारत में देखिए 1993 में जो स्टैच्यूरी नेशनल कमीशन था पहला, उसने 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को माइनॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट किया, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस। 2014 में जैन्स को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया गया। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भारत, यहां पर देखिए एक जो कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है कि देखिए कोई भी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ये देखिएगा एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो भारत में रह रहे हैं उनकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है तो उसे उन्हें प्रिजर्व करने का अधिकार है। और ये रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं कि वो अपने कल्चर वगैरह को प्रिजर्व कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 29 में चूंकि लिखा गया है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, तो ये केवल माइनॉरिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है बल्कि मेजॉरिटीज भी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में हालांकि स्पेसिफाई किया गया है ऑल माइनॉरिटीज, जो 6 माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज की गई हैं वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यहां पर देखिए चूंकि आर्टिकल 30 में कह दिया गया है माइनॉरिटीज, तो ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, केवल माइनॉरिटीज के लिए अवेलेबल है। यहां पर देखिए 2011 का एक प्रश्न है, इन इंडिया इफ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज, तो उनको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? वो एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा में, और उन्हें 15 पॉइंट प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का है उससे बेनिफिट मिलता है। ये दोनों तो सही हैं, ये गलत है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तभी नॉमिनेट किए जाएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं। तो दो यहाँ पर देखिए सी आंसर है 1 और 3, ठीक है। रिविजन करेंगे। नेशनल कल्चर फंड, इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चेयर करते हैं, नहीं, इसे चेयर किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा। अटल वयो अभ्युदय योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गलत, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। माइनॉरिटी स्टेटस इंडिया में जो दिया जाता है आर्टिकल 29 की तुलना में आर्टिकल 30 में केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज को ही प्रोटेक्शन दी गई है, गलत है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन दी गई है। गोल, ये डिजिटली एम्पावर करता है ट्राइबल यंगस्टर्स एंड वुमेन को, ये सही है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।